गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कुछ जो चुनौतियां हैं उसमें से एक प्रमुख है जातिवाद, जिसके संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने उनके बारे में व्यवहारिक जानकारी प्राप्त की। आज देखेंगे कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, उसको अपन विस्तार से स्पष्ट करेंगे। देखिए, हमारे प्रमुख समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि भारत में जो जाति है ये एक प्रकार का राजनीतिक दल है। जाति भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कह सकते हैं इसको। आप समझिए कि राजनीतिक दल वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेके चुनाव सब कुछ प्रक्रियाओं में भाग लेते, उसी प्रकार से हिंदुस्तान में जाति ये भूमिका निभाने की कोशिश करती है। हेरल्ड गोल्ड भी यही कहते हैं कि राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व है, कि यहाँ का जो डेमोक्रेसी उसमें कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वीकेन मैनन भी ये कहते थे कि स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, जो कभी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। ऐसा सोचा नहीं गया था कि ये कभी जातिवाद इस प्रकार से प्रभावी हुआ। उसके विपरीत कि जो ही आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद में जो ही आम चुनाव प्रारंभ हुए, तो जाति का प्रभाव हमारे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। मॉरिस जोन्स भी यही कहते हैं कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति के महत्व की तुलना में पहले की तुलना में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है, दोनों के लिए, राजनीति और जाति के लिए। विनोबा भावे भी यही कहते थे कि इसका एक प्रमुख कारण यही है कि नवीन संविधान में वैश्विक मताधिकार को स्वीकार किया गया। कि भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव क्यों बढ़ा, कि हमने जो वैश्विक मताधिकार को अस्वीकार किया है, तो इसमें प्रत्येक स्त्री पुरुष जो भारतीय नागरिक हैं 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उनको मतदान का अधिकार मिल जाता है। इसी के फलस्वरूप जब ज़्यादा समूह ज़्यादा संख्या हुई तो ये जातिवाद प्रभाव बढ़ने लगा। तो ये हमने देखा कि हेरल्ड गोल्ड हैं, अपने वीकेन मैनन हैं, मॉरिस जोन्स हैं, विनोबा भावे हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, सभी ने इसके संबंध में, जाति के संबंध में अपनी अपनी बातें की। और बात भी स्पष्ट बिल्कुल सत्य है कि भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जाति व्यवस्था कोई हमारे हिंदुस्तान का आजकल का नहीं, परंतु एक वैदिक कालीन बहुत ही प्राचीन समय से एक परंपरागत पक्ष रहा है जाति प्रथा हिंदुस्तान में। स्वाधीनता की प्राप्ति का आप देखिए कि संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में आधुनिक प्रभावों में भारतीय समाज में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ किया। मतलब हमारे संविधान और राजनीतिक संस्थाओं का जब निर्माण किया गया संविधान के अंतर्गत, तो जो आधुनिक प्रभाव, मॉडर्न जो इफेक्ट हुए, वो भारतीय समाज में धीरे धीरे उनका प्रवेश हुआ। आधुनिक प्रभावों के फलस्वरूप वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारंभ हुए। सबसे पहले हमारा आम चुनाव हुए तो वैश्विक मताधिकार के आधार पर हुए, और जाति के संस्थाएं एकाएक एक महत्वपूर्ण बन गई। जब से आम चुनाव शुरू हो गए हमारे विधानसभा, हमारे लोकसभा में, तो तब से ये वैश्विक मताधिकार के आधार पर जो चुनाव हुए, तो उनमें ये जाति बल अपने आप प्रमुख एक तत्व के रूप में उभर कर सामने आया, क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु मतों का मूल्य ही था। जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी, उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की आवश्यकता थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष को मिलाने के लिए ये जरूरी भी था कि उनसे उस भाषा में बात कीजिए जो उनकी समझ में आ सके। जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती थी। इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका भारतीय राजनीति में जबरदस्त तरीके से महत्वपूर्ण होती गई। तो अब हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति में जाति का भूमिका का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक एक बिंदुवार हम इसका डिटेल से हम समझते हैं। पहले सबसे देखा जाता है निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावी भूमिका। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कास्ट की जो इफेक्टिव जो अपनी भूमिका है उसको किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए, भारत में जो जातियाँ हैं वो संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। संगठित होकर एक ग्रुप, एक समूह के रूप में हमारी पॉलिटिकल और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों की डिसीजन प्रोसेस में ये बहुत ही अपना इंटरफेयर रखती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के जो प्रावधान रखे गए हैं, जिनके कारण ये जातियाँ संगठित होकर सरकार पर दबाव डालती हैं कि इन सुविधाओं को और कुछ अधिक वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए।
अन्य जातियां भी चाहती हैं कि आरक्षण समाप्त किया जाए और इसका आधार सामाजिक आर्थिक स्थिति हो अथवा उन्हें भी आरक्षित सूची में शामिल किया जाए ताकि वे इस लाभ से वंचित न हो जाए। मतलब आप देखिए, हमारे भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को ये विश्वास था कि भारत में कुछ शोषित, वंचित और दलित वर्ग हैं जो पिछले कई समय से समाज के निचले तबके में एवं वंचित रहे हुए हैं। वो मूल धारा में लाने के लिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो जिस समय ये किया था उसमें केवल 10 वर्ष के लिए था, लेकिन फिर धीरे 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 इन जाति समूहों ने एक प्रकार का प्रेशर किया, इसको और भी बढ़ा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। राजनीतिक दलों ने भी सोचा ये तो और भी हमारे लिए फायदा है, अगर हम हटाएंगे तो हमारे खिलाफ वोट बैंक हो जाएगा। तो ये भी दोनों तरफ से इस प्रकार का हुआ कि वो बढ़ता गया। और अभी आपको 104 संविधान संशोधन और भी आपको पता होगा कि 2030 तक और बढ़ा दिया गया, क्या, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण। तो देखिए, जब इस प्रकार से होता है तो शेष जातियां वो भी ये चाहती हैं कि भाई इस प्रकार से प्रति 2 वर्ष के बाद में मतलब ये बढ़ाते, जबकि प्रावधान ये था कि 10 वर्ष तक रखा जाएगा, उसके बाद में समय स्थिति अनुकूल उसको समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन समाप्त होने की तुलना में ये तो बढ़ते जा रहा है। फिर तो अन्य जातियां भी ये मन में विचार करती हैं कि भाई या तो आरक्षण समाप्त करो या फिर हमें भी आरक्षण दो। आपको पता होगा कि कई राज्यों में जो आरक्षण आंदोलन चल रहे हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण देख लीजिए, गुजरात में जिस प्रकार से ये पाटीदार आंदोलन हुआ आरक्षण के लिए, राजस्थान में ये गुर्जर आरक्षण हुआ, और भी अपने जो पश्चिम बंगाल में जो जो तमिलनाडु में जो मुस्लिम आरक्षण के लिए जो कुछ हुआ, तो ये सब यूँ समझ सकते हैं कि मकसद वही था कि ये जातियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को अनुसार आरक्षित सूची में शामिल होकर वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहती है, वो इस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक प्रेशर का निर्माण करके हमारे राजनीतिक और हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में डिसीजन प्रक्रिया को ये प्रभावित करने का काम करती है। पहला देखा। दूसरा हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें जातिगत आधार पर निर्णय होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में कैसे जातिगत आधार पर ये निर्णय डिसीजन लिए जाते हैं, देखिए, भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। बात एक की नहीं, बात दो की नहीं, बात सभी की है। आज भारत के 8 राष्ट्रीय दल और हमारे 50 से ऊपर हमारे राज्य स्तरीय दल हैं, और जो पंजीकृत दल तो वो तो 2000 ऊपर पहुंच गए। अब ये जब भी चुनाव लड़ते हैं राज्य विधानसभाओं के स्थानीय स्तर पर या जहाँ कहीं भी देखें लोकसभा के, तो जो राजनीतिक दल है वो अपने कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार है वो तय करते समय ये देखते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में सबसे मेजॉरिटी कास्ट कौन सी है, और उस मेजॉरिटी कास्ट में किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए ताकि वो अपने जाति के आधार पर जीत कर आ सके। अब देखो, यहाँ पर बुद्धिजीवी, सक्षम, योग्य व्यक्ति इस मामले में वो वंचित रह जाते, पीछे हट जाते हैं, योग्यता को स्थान नहीं मिल पाता है। वहाँ पर ये देखा जाएगा कि संख्या बल किस जाति का है, उसका कैंडिडेट को टिकट दो ताकि वो अपने जाति के आधार पर सब वोट बटोर कर जीत हासिल करके हमारे राजनीतिक संस्थाओं, विधायी संस्थाओं में आ जाए। तो ध्यान रखना, भारत में सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी को मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। आपको पता होगा जब भी चुनाव होते 6 महीने पहले पर्यवेक्षक भेजने शुरू कर देते हैं हर एक राजनीतिक दल। सब फॉर्मेलिटीज़ करते हैं कि हम इस क्षेत्र से कौन कौन से जो हमारे टिकट के लिए कौन कौन से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना सब कुछ, अपना बायोडाटा दीजिए। बायोडाटा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, देखते हैं, ये एक प्रकार का ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से किस व्यक्ति का पलड़ा भारी है और किसको टिकट दें तो हमारी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। बाह्य तौर पे ये बताया जाता है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी ऑब्जर्व करने वाले आएंगे प्रवेशक, ये देखेंगे कि इस क्षेत्र विशेष के लिए कौन सा व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, किसकी प्रबल संभावना है और कौन इस प्रकार से आगे अपने चुनाव में जीत दिला सकता है। ठीक है, कोचेनोव कहते हैं कि जो अपने अध्ययन किया था उन्होंने कहा, अध्ययन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में जाति के आधार पर अनेक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए थे। वस्तुतः ये स्थिति कम या अधिक रूप में सभी राज्यों में रही है।
ठीक है, कोचेनेक ने अपनी ये पूरा स्टडी किया था, ये टोटल पॉलिटिकल पार्टीज में जिस प्रकार से कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है, किस प्रकार का प्रोसेस होता है उस बारे में। तो उन्होंने बताया कि जब जाति के आधार पर ये उन्होंने 4 राज्यों का अध्ययन किया था, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल इन राज्यों में बल्कि सभी राज्यों में ये स्थिति पाई गई है। ठीक है, साम्यवादी दल सहित सभी राजनीतिक दल इस व्यवहार को अपनाते हैं। आप देखेंगे 1962 के गुजरात के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी की सफलता का राज उसका क्षत्रिय जाति के समर्थन में छिपा हुआ था। जो 1962 के चुनाव हुए थे गुजरात में, तो वहाँ पे जो अपने एक क्षेत्रीय जो मतलब एक जो क्षत्रिय जाति है, ठीक है, उनका एक पार्टी विशेष की तरफ पूरा झुकाव होना, उस वजह से उसका जीतना ये पूरा था। तो ये समझ सकते हैं जाति का इफेक्ट। हरिजन मुसलमान ब्राह्मण शक्तिपुंज बनाकर 1971 में आम चुनाव कांग्रेस ने जीता था। मई 2007 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मायावती ने अनुसूचित जाति ब्राह्मण मुसलमान को शक्तिपुंज बनाकर जीता। तो ये मैं आपको अलग अलग स्टेट वाइज बता रहा हूँ कि ये जो 3-3, 4-4 जाति समुदाय इकट्ठे होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करके उसको चुनाव में जीत या सफलता जो अर्जित करवाते हैं, उसमें किस प्रकार से अपन देख सकते हैं। और यही नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें भी जाति के आधार पर अनेक गुट पाए जाते हैं जिनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की भावना विद्यमान रहती है। आई बात समझ में कि जो भी राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल के अंदर जो नेता लोग हैं उनमें भी अलग अलग खेमे पाए जाते हैं, गुटबंदियाँ पाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग गुट मिलेंगे, जो जिस राज्य में जिस जाति की प्रधानता होती है उसी प्रकार से। और राजस्थान की बात करें तो जाट खेमा है, राजपूत खेमा है, ब्राह्मण लोबी है, मीणा लोबी है, ये इस प्रकार से। तो अलग अलग उसमें एक प्रकार से एक समूह के रूप में, एक गठबंधन के रूप में अलग अलग गुटबाजियाँ भी पाई जाती हैं इस प्रकार से। गुजरात में देखें तो पाटीदार पटेल और क्षत्रिय हैं। फिर आप और भी अन्य स्टेट में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार से अलग अलग जाति समूह के रूप में दिखाई देते हैं। तीसरा है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली बात है, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार कैसे पाया जाता है, आप समझिए। अब यहाँ पर योग्य अयोग्य व्यक्ति को सब आपको पता चल जाएगा। देखिए, भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को एक साधन के रूप में अपनाया जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं, हमारे आम चुनाव राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर के जब भी, तो जो जातिवाद है वो प्रभावी तौर पे सशक्त रूप में बाहर आ जाता है और एक साधन के रूप में इसको चुनाव अभियान में राजनीतिक दल चलाते हैं। प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, जो भी कैंडिडेट जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को जबरदस्त तरीके से उकसाया जाता है। ये बताया जाता है कि मैं इस जाति समूह का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरी संख्या बल में जाति बल सबसे ज़्यादा है और मैं आपका कैंडिडेट, अगर मैं हार गया तो हमारा सबका मतलब राजनीतिक प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए आप सभी इकट्ठे होकर, सब मनमुटाव भुलाकर आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, एक राय होकर मुझे एक तरफा सब कुछ मतदान करिए। इस प्रकार की भावना सब फैलाई जाती है ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं को पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में चरण सिंह की सफलता से जाट जाति के मतों की एकजुटता पर निर्भर रही है। चरण सिंह को हमेशा पूरी जाट कम्युनिटी के एक तरफा उनका पूरा समर्थन रहा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव अपनी जाति के नेता के रूप में 9वें दशक में जो राजनीति में उभरे और आगे चलकर कुछ सीमा तक अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त करके सफल रहे, लेकिन आज भी ये यादव नेता के रूप में जाने जाते हैं। आई बात समझ में? यादव कम्युनिटी का, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, बिहार में लालू प्रसाद, इस प्रकार से। केरल के चुनाव में आप देखेंगे साम्यवादी मार्क्सवादी दलों ने भी वोट जुटाने के लिए सदैव जाति का सहारा लिया है, वहाँ पर भी इस प्रकार से। आप देखिए मतदान व्यवहार के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि चुनाव के अंतर्गत कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न या समस्या सामने हो तो फिर भी जाति के तत्वों का प्रभाव थोड़ा सा हल्का कम हो जाता है। 1971 के लोकसभा चुनाव, अब देखो, एक जब कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, बहुत बड़ा कोई कलह हो जाता है, बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, बहुत बड़ी समस्या आ जाती है हमारे सामने, हमारे देश के सामने, ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आ जाता है, तब फिर थोड़ी जाति का तत्व वीक होता है। आई बात समझ में? तो फिर क्या होता है, तब फिर देखा जाता है कि देश का जो शीर्ष नेतृत्व है
वो कौन सक्षम है और कौन देश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकता है, उस नेता के और उस पार्टी पक्ष में फिर वो टोटल वोट चले जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में देखिए नरेंद्र मोदी। अभी लोगों को, भारतीय जनता को ये विश्वास हो चुका है कि देश को सक्षम और कुशल नेतृत्व कोई दे सकता है वर्तमान समय में, तो वो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में और भी पहले 16वीं से भी ज़्यादा भारी भरकम बहुमत प्रदान करके स्पष्ट बहुमत वाली सरकार को आसीन किया भारतीय जनता ने। क्योंकि भारतीय जनता जागरूक हो चुकी है, उसको पता है कि देश के लिए एक सक्षम और मजबूत सरकार की आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी दुश्मन राज्य हैं और इसमें मिलीजुली सरकार कुछ नहीं कर पाती है, हमेशा पीछे रही है और हमें भुगतना पड़ा है। इसलिए मजबूत, सशक्त और देश की जो आंतरिक चुनौतियां उनसे निपटने के लिए भी एक सशक्त सरकार की आवश्यकता है। तो जब वो एक करिश्माई नेतृत्व होता है केंद्र में, तब फिर सभी लोग थोड़ा सा फिर उसमें जाति का प्रभाव कम हो जाता है और सब जातिगत भावना को मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा भी अपन को देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा है कि मैं केवल ये तो भी आपको एटलीस्ट जो भी परसेंट एग्जाम्पल है वो दिया है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि 1971 के लोकसभा चुनाव आपको देखा होगा, गरीबी हटाओ, माँ इंदिरा गांधी ने नारा दिया और इसी सिंबल के आधार पर, इसी नारे के आधार पर ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पे लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल। 1977 के लोकसभा चुनाव आप देखिए, जिसमें एंटी इंदिरा के माहौल जो पैदा हुआ और मोरारजी देसाई सरकार आई। 80 के लोकसभा चुनाव में भी जब पता चला कि 77 से 79 के बीच में ये मोरारजी देसाई चरण से कुछ भी नहीं कर पाए, तब फिर उन्होंने वापस इंदिरा में विश्वास जता के चुनाव लड़ा। फिर 1984 में दिसंबर में जब पुनः चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की मौत का जो सहानुभूति थी, तो वो ज़बरदस्त तरीके से राजीव गांधी को फ़ायदा मिला। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसा कई बार हुआ है देश में, जब पर अपन का मतलब जाति का प्रभाव बहुत कुछ कम दिखाई देता है। लेकिन इसके नितांत विपरीत आप देखेंगे 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जाति के तत्व लगभग निर्णायक भूमिका रही। इन चुनावों में जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जातियों के बीच गठबंधन की स्थिति बन गई और गठबंधन ने सत्ता प्राप्त कर ली। मतलब मिलीजुली सरकारों के रूप में, एक समूह के रूप में, एक में मतलब गठबंधन सरकार का अलग अलग जाति विशेष के जो गुट थे, उस हिसाब से उन्होंने सरकार बनाने में ये काम किया। तो यूँ कह सकते हैं कि अन्य पिछड़ी जातियों के साथ अनुसूचित जातियों गठबंधन की स्थिति भले अल्पकालीन रही हो, लेकिन ये दिखाई देती है। राज्यों में जरूर है, केंद्र में थोड़ी सी कम भूमिका दिखती है। फिर भी आप 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के चुनाव में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्यों में जाति की भूमिका और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशाली भूमिका देखी गई है। मतलब जिस जाति विशेष का दबदबा या दबदबा वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे एक तरफा मतदान होते हैं और वहाँ कई प्रकार के, मैंने आपको राजनीति अपराधीकरण में उस टॉपिक को स्पष्ट भी किया था, किस प्रकार से वहाँ फर्जी मतदान है या और भी किसी प्रकार से एक प्रत्याशी, एक कैंडिडेट के पक्ष में मतदान एक तरफा करवाने में भी इस प्रकार के वो काम करते थे। खैर, अभी सशक्त निर्वाचन आयोग है, काफ़ी कुछ उसमें नियंत्रित भी किया है, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल समाप्त भी नहीं हुई, ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, देखिए, पर लेकिन इस आधार पर यह भी नहीं सोचा जाना चाहिए कि जनता ने राजनीति की जातिवाद सोच को अपना लिया है। ध्यान रखना, जनता भी जागरूक है, ऐसा भी ये बिल्कुल मान कर मत बैठिए कि भाई जनता भी पूरी तरह से जातिवादी सोच में आ गई है। इस स्थिति का एक बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक दल जनता के सामने कोई मुद्दे प्रस्तुत नहीं कर पाए। चुनावी राजनीति जातिवादी सोच की दिशा में प्रेरित हुई और लेकिन इस सोच का अपनाना उचित नहीं होगा, लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसलिए ये कहना कि हमेशा के लिए जाति का इस प्रकार से बना रहना, बनी रहेगी, ये कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तत्कालीन परिस्थिति जो भी हो उसके अकॉर्डिंग ये सब होता है। आप देखेंगे 15वीं लोकसभा चुनाव में जाति की तुलना में सुशासन और विकास के तत्व में अधिक प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, 16वीं लोकसभा चुनाव में 2014 में मतदाताओं द्वारा जातिवाद को बड़े पैमाने पर नकारने की खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उस समय सभी जनता, हमारे देश, जब पूरे देश की जनता इस मोड में थी कि अब की बार बीजेपी की जो सरकार है और उसमें नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, यही सरकार है। तो उसमें हम ये प्रकार के जो आप देखेंगे जो जातिवादी दल थे या जिनका ऐसे राजनीति जिनमें जातियों का प्रभाव ज़्यादा था, वो बिल्कुल धराशायी होते दिखे। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता दल और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ थी जो जाति के आधार पर थी, वो बिल्कुल बैकफुट पे आ गई थी। उनको किसी प्रकार का वहाँ पर ऊपर सेंटर में बहुत कम उनको सीटें प्राप्त हुई और सभी बीजेपी के खाते में गई। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से वो मतलब 16वीं लोकसभा में जो चुनाव हुए में मतदाताओं ने जातिवाद को बड़े पैमाने पर नकारा।
इन चुनावों में जिन राजनीतिक दलों ने जाति के आधार पर पक्ष में वोट बटोरने की चेष्टा की वो पूरी तरह से जबरदस्त मात खाए। बसपा दलित वोटों के सारे जीत नहीं पाई। बिहार में जाति समीकरण लालू यादव चुनौती नहीं दे पाई। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अन्य राज्यों में जाति के समीकरणों के टूटने का दूरगामी असर हुआ। और अब की 17वीं लोकसभा में भी आप देखिए, पहले की तुलना में और भी सशक्त स्थिति को मजबूत करते हुए वापस नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। लेकिन यहाँ पर भी सब लोगों ने जाति से परे ऊपर उठकर देश नेतृत्व और देश के हित में ध्यान रखते हुए इस प्रकार से एक पार्टी पक्ष में अपना मतदान किया। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत में जातिगत आधार पर भी मतदान व्यवहार काफ़ी कुछ प्रभावित होता है और कुछ देश के लिए कुछ मुद्दों को लेकर भी ये मतदान व्यवहार हमें दिखाई देता है।